गेट इमोशनल एवरी टाइम आई सी दिस। तो मुझे कुछ भी बोल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी माँ पे बात नहीं जानी चाहिए। So who are you? Who am I? It's a question, it's a very vast question to be honest, but अगर मैं अपना प्रोफेशन को अभी डिफ़ाइन करूँ तो मैं पता नहीं किस तरह से डिफ़ाइन करूँ। मेरे हेड में आई एम एन एक्टिविस्ट, पीपल एक्सेप्ट मी एज एन एक्टिविस्ट, बट उस पोस्ट पे शायद मैं अभी तक पहुँची नहीं हूँ एंड आई होप मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। क्या है वो पोस्ट? कि जब आपको लोग पहचाने, जब लोग आपकी बात से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होए, लाइक अभी जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं शायद कुछ कम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ। आई एम एन एक्टिविस्ट, आई स्पीक अबाउट current affairs, I speak about my religion, Hinduism, I speak about some hot topics, so yeah. तो ये क्यों डिसाइड करा करने का, मतलब कहाँ से आइडिया आया, और मतलब क्या हमेशा से ऐसे करना था या फिर ऐसे कि? टू बी ऑनेस्ट हमेशा से ऐसे करना नहीं था, एकदम से आइडिया आया एंड एज इफ आई एम टू टेल, मेरी मम्मा का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था। शी मतलब मैं अगर उनसे ऐसे बैठ के बात करती थी तो वो मेरी बातें सुनती थी एंड वो कहती थी अगर ये सब तुम वीडियो में बोलो तो शायद वो अच्छा हो। कहते कहते उनको साल निकल गया, 2 साल निकल गए, फिर इवेंचुअली मैंने कहा चलो बनाते हैं, करते हैं, एंड लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो मैं इसमें लग गई। मैं इस बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा एक रिस्की काम है, क्योंकि एक रिलीजन को प्रमोट करना और दूसरे रिलीजन को थोड़ा बुरा बोलना है, बुरा भी ना बोलना, तो अपना रिलीजन की तारीफ़ करना ही बहुत लोग बुरा मान जाते हैं उससे, और बहुत कुछ होता है। तो इस मामले में काफ़ी पेरेंट्स मना कर देते हैं अपने बच्चों को कि ये सब नहीं करना, और करना है तो ऑनलाइन नहीं करना। सबसे बड़ी बात तो तुम्हारा कंसर्न है तुम दिखाओ, बट नॉट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम नहीं जानते सामने वाला कौन है, तुम्हें क्या कहेगा, क्यों कहेगा। तो वो कैसे, मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी इस बात से? उन्हें दिक्कत तो ऐसा कोई नहीं है इस बात से, वो उनका यही कहना है कि भाई तू मेरी बेटी है, तू शेर है, तू आगे जा, तू कर लेगी। तो मैं बस वो इस चीज़ को मान के कर लेती हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने, इट्स अ रिस्की गेम, क्योंकि बहुत सुनने को भी मिलता है, वापस में बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, बट वही चीज़ है ना, आपको प्रोज एंड कॉन्स देख के चलने पड़ते हैं। अगर प्रोज इतने अच्छे मिल रहे हैं, लोग प्यार करते हैं, तो थोड़ा बहुत बुरा भी बोल लेंगे तो ठीक है, इट्स लाइफ, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। एंड जैसा तुमने कहा कि मैं अपने रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जाती हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रिलीजन हिंदुइज़्म मुझे बहुत प्यारा है, एंड मुझे पता है कि उसमें इतनी चीज़ें हैं जो लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। तो अगर उसके बारे में लोग जानेंगे तो शायद उन्हें भी वो पसंद आने लग जाए, वो शायद वो भी मेरी जगह पे आके बैठ जाए, बस यही है। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे जो अभी तूने बताया, जैसे कुछ जो प्यार करने वाले भी हैं, कुछ हेट करने वाले भी हैं, तो जो प्यार करने वाले हैं वो कैसे बोलते हैं, मतलब वो क्या तारीफ़ करते हैं कि अच्छी बात है, तुम हमारे धर्म को आगे लेके जा रहे हो, या फिर तुम लोगों को जागरूक कर रहे हो, या फिर तुम, मतलब क्या बोलते हैं वो, किस बेसिस पे कंटेंट आपको फॉलो करते हैं, किस बेसिस पे आपको फॉलो करते हैं? तो जब मैंने एक दो मतलब पहले आपने शुरू करा तभी आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल जाती, ऑफ कोर्स मैंने कई वीडियोस बनाई, लेकिन मेरी जो वीडियो वायरल हुई थी, अगर शायद तुमने वो मूवी देखी हो, कश्मीर फाइल्स, तो वो वाली जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी वो वायरल हुई थी। तो उस पर मैंने देखा तो जो लोगों का प्यार मिला कि कमेंट्स में आ रहे हैं दीदी आप आगे बढ़ो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कमेंट्स ही जो मिल के आते हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं कितनी बार उन्हें पढ़ पढ़ के रोई हूँ कि मैंने जिससे इंसान से आज तक शक्ल नहीं देखी, जिससे मैं मिली नहीं, वो मुझे दीदी बोल रहा है, वो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कुछ, कोई भी हेट कमेंट उसके ऊपर आता ही नहीं है, फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है। लोगों का ये कहना, बड़े बड़े, मैं उनकी प्रोफाइल अगर खोल के देखूँ, बड़े बड़े लोग वो कहते हैं कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमको आप पे गर्व है, आप भारत का वो युवा हो जो हमें आगे लेके जाएगा। ये सुनने के बाद कुछ नहीं रखा दुनिया में आगे, बस ये काफ़ी है सुनना। तो कोई ऐसा है, कोई जाने माना जो मतलब अच्छा आदमी, जो बड़ा कोई हो, मतलब कि वो उन्होंने तारीफ़ करी हो, या उनका मैसेज आया हो, या फिर किसी चैनल का मैसेज आया हो, मतलब कुछ ऐसा हुआ है कभी अभी तक? तो 2-3 फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को आगे मेरे लिए अच्छा बोला है, एंड कुछ बीजेपी के स्पेशली, क्योंकि वही पार्टी है जिसे मैं सपोर्ट करती हूँ, तो बीजेपी के कुछ नेता हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच भी किया, जिन्होंने मुझसे बात करी, जिन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये वीडियोस अपलोड करूँ, मैं उनका ये उनके थ्रू, मतलब उनकी जो बातें मैं अपने थ्रू लोगों तक पहुँचाऊँ। तो हाँ, होता रहता है थोड़ा बहुत। तो उन्होंने पार्टी में इनवाइट करने की बोला? पार्टी में इनवाइट, शायद मैं अभी बहुत छोटी हूँ उसके लिए, बट
टू बी ऑनेस्ट मेरा मन तो खुद का है, अगर हुआ कभी मिला तो जाऊंगी। तो एज क्या है अभी? एक्चुअली तुमने एज पूछी अब मेरी, तो मैं एज बताने के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि ये इतनी छोटी है तो लोग आपको जज करते हैं, अरे बच्चा है इसको क्या ही पता होगा ये वो, है ना। तो मुझे वो नहीं चाहिए। आप मेरे को ऑनलाइन देख रहे हो, आपका मेंटल लेवल और मेरा मेंटल लेवल मैच होना चाहिए, बात खत्म। उम्र से कोई लेना देना नहीं है। एंड कई ऐसे ऐसे बड़े बैठे हैं जिनसे ज़्यादा मेरा मेंटल लेवल है, और कई मुझसे छोटे हैं जिनका मेंटल लेवल मुझसे अच्छा है। तो इट्स नॉट अबाउट द एज। तो ये पता कहाँ से लगा कि मैं सही कर रही हूँ? और मुझे ये मतलब कि मैं, क्योंकि एक कोई ऑनलाइन चीज़ अपलोड करना, उसके लिए एक खुद का वेरिफिकेशन भी चाहिए होता है कि ये क्या सही भी है, और खुद का क्या दूसरों का भी चाहिए होता है। तो मतलब कि जैसे अब एक बात बताना कुछ, अब मैं जैसे ये नॉर्मल बात कर रहा हूँ तो मैं एक अपलोड कर सकता हूँ, बट एक लोगों को मतलब सिखाना, बात बताना, अगर तुम पढ़ा रहे हो तो तुम्हारे को पढ़े लिखे भी तो होने चाहिए ना, सबसे बड़ी बात वो है। तो तुम्हें वो कहाँ से रियलाइज़ हुआ कि मैं ये बताने के लिए रेडी हूँ, मैं इतनी एजुकेटेड हूँ, मैं इतनी समझदार हूँ कि मैं बेवकूफ़ लोगों को समझदार कर सकती हूँ? तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो, सबसे ऊपर शेर का, हर शेर का सवा शेर बैठा ही होता है। बट जब मैं जैसे अपनी उम्र के लोगों से जब मैंने इंटरेक्ट किया, जब मैं स्कूल में थी, जब मैं अपने कॉलोनी के फ्रेंड्स से बात करती थी, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे, जैसे वही मेरे धर्म के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे जो मैं मेंशन करती थी, जिन पे उनका रिएक्शन होता था, हैं आए ये रिएक्शन उनका होता था। तो मेरे को लगता था कि अरे यार ये तो तुझे पता होना चाहिए, मुझे पता था, तुम्हें भी पता होना चाहिए। बट अपेरेंटली उन लोगों को नहीं पता होता था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ चीज़ें पता हैं ज़्यादा जो मेरे उम्र के लोगों को नहीं पता है। तो अगर मैं इसको बताऊंगी तो मेरे उम्र के लोगों को पता चलेगा, तो शायद मैं थोड़ा सा हट के निकलूंगी। कुछ ऐसा हुआ कि जैसे किसी को आप नॉर्मल बात कर रहे हैं पर लेकिन वो ऑफेंड हो गया सामने? बहुत बार लोग ऑफेंड हो जाते हैं भाई। उनको लगता है कि क्या ये बातें कर रही हो, क्या ये बता रही हो, इससे होता ही क्या है। बहुत चीज़ें निकलती हैं कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड अगेन आई अपोज सेक्युलर पीपल, क्योंकि मैं मानती नहीं हूँ सेक्युलरिज्म कुछ भी होता है। हमारे अब तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी हट गया भाई सेक्युलरिज्म वर्ड। तो आई डोंट बिलीव इन सेक्युलरिज्म। सो अगर मैं उनको बात करूँ कि अगर मैंने यही चीज़ बोल दिया कि आई डोंट बिलीव इन सेक्युलरिज्म, हो हाय राम छी 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 गंदी लड़की, तो ये रिएक्शन आने लग जाते हैं। चलो अब जो आपने बात बोली इससे मैं ही पूछना चाहूँगा कि पहले तो व्हाट इज सेक्युलरिज्म और व्हाई यू हेट इट? मतलब कि क्यों, मतलब कि हेट मतलब कि क्यों नहीं होना चाहिए, या फिर अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, मतलब वो कमेंट कि मेरे को सेक्युलरिज्म का मतलब यही होता है कि कई धर्म के लोग साथ में एकजुट होकर के एक देश में रहें, माना। लेकिन एक पर्टिकुलर धर्म है जिसके बारे में मैं बोलती भी हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ, एंड वो धर्म एक ऐसा है जो बाकी धर्मों को अपने धर्म का बनाना चाहता है। आई होप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन ये चीज़ तो सही नहीं है, इसको तो सेक्युलरिज्म नहीं कहते हैं भाई। कि अगर चलो मान लो मैं डांस क्लब की हूँ और मैं चाहती हूँ तुम सिंगिंग के हो लेकिन तुम डांस में आओ, तो ये तो गलत बात हो गई ना। तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम ऐसा क्या करते हो जिससे तुम्हारा दिल खुश होता है, तो तुम वही करना पसंद करोगे ना। फोर्सफुली तुम्हें अपने क्लब में लाना तो गलत बात हो गई ना। और अगेन ये कुछ आज की चीज़ तो है नहीं, कितने एग्जाम्पल है, मुगलों के टाइम पीरियड से ये चल रहा है, उससे पहले से ये चल रहा है। तो it's something which is happening from a very very long time which I do not approve of. सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है। यूजुअली सिर्फ हिंदू होते हैं जो दिमाग से सेक्युलर रहते हैं। शायद बाकी कई धर्म हैं जो सेक्युलर का मतलब तक नहीं जानते हैं। और यही कहते हैं ना कि आप एक लिमिट तक किसी के लिए कुछ कर सकते हो। आप अगर हम अच्छे होते जाएंगे और सामने वाला आपको मारता जाएगा तो एक टाइम बाद लोग आपको ही आके बोलेंगे भाई तुम ही बेवकूफ़ हो, तुम ही पिट रहे हो। बस यही बात है। तो गवर्नमेंट ने क्यों इसे हटाया? मतलब कि क्या गवर्नमेंट को भी सेम ही लगता था? शायद गवर्नमेंट को सेम क्या लगता था, ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था? जब कांग्रेस सत्ता में थी तब ये इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्युलरिज्म। और अब बीजेपी आई है सत्ता में तो हट गया है सेक्युलरिज्म वर्ड ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जब कांग्रेस का मेजर मोटिव क्या था कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को सर पे चढ़ा लो, वो लोग कुछ करें। जैसे महात्मा गांधी जिनको लोग इतना मानते हैं, उनका क्या था कि एक स्टेटमेंट में उनका कोट करके बता रही हूँ कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, इवन इफ द मुस्लिम्स आर किलिंग यू, यू आर नॉट सपोज टू रिवर्ट बैक एट देम। आप बस झेलो और झेल के रह जाओ। डबल कोटेड मैं बता रही हूँ आपको, ये महात्मा गांधी का कोट है।
एंड ही वाज, वो कांग्रेस का पार्ट थे। तो क्यों भला, अगर तुम खुद जा करके बताओ तुम्हें कोई मारे जा रहा है और तुम पिटते रहोगे, क्यों, पागल हो क्या? नहीं ना। तो वही चीज़ है। अब जब बीजेपी सत्ता में आई है और बीजेपी, मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, बट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी पार्टी एकदम कोरी चिट्टी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी तक जितनी मैंने देखी है, जितनी मैंने पढ़ी है, कोरी चिट्टी तो कोई भी नहीं है। कंपैरिजन करें आप कौन से लेवल पे हो, तो आई गेस बीजेपी इज़ ऑन अ बेटर लेवल, बिकॉज वो बहुत सी चीज़ें कर रही हैं जो मेरे धर्म के हित में है। तो इसलिए मेरा बीजेपी को सपोर्ट होता है। तो बस दैट्स इट। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब आप बिलोंग कहाँ से करती है? मैं बिलोंग करती हूँ यूपी की साइड से। तो मैं क्वेश्चन ये था कि अब जैसे बिलोंग करती है यूपी से और हाँ अभी है दिल्ली में, तो दोनों का एक्सपीरियंस है। एज अ गर्ल मैं ये बताना चाहूँगा कहाँ कंफर्टेबल फील होता है कि जैसे बाहर निकलना या फिर जो भी, मतलब कि जनरली भी, कि कहाँ पे बेटर है, मतलब यहाँ एक अलग पार्टी है, वहाँ एक अलग पार्टी है, तो विच इज़ बेटर फॉर यू? आई मीन जैसे तुमने अभी पूछा एज अ गर्ल, तो मैं एज अ गर्ल पहले डिफ्रेंशिएट करके बताती हूँ। तो आई फील मच कंफर्टेबल इन माई स्टेट उत्तर प्रदेश दैन आई फील इन दिल्ली, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जैसे सभी को पता है दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और यूपी में बीजेपी की है। बीजेपी में भी योगी जी की सरकार है यूपी में। तो कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे अभी कुछ साल भर भी नहीं हुआ होगा इस बात को, एक लड़की चल रही थी सड़क पे और एक बाइक वाला आया और उसने उसका दुपट्टा छीन लिया और जब उसने छीना तो वो गिर गई एंड उसकी डेथ हो गई। कुछ समय बाद उस बंदे का मर्डर हो गया जिसने ये सब किया था। पुलिस ने अरेस्ट किया, फिर मर्डर हो गया उसका। तो एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी दिमाग में होती है कि भाई यहाँ पे रह करके ना आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, और अगर होगा तो आपको इंसाफ मिलेगा। ऐसा शायद कोई देश नहीं है, शहर नहीं है जहाँ पे गलत लोग ना हो या जहाँ पे गलत क्राइम्स ना हो रहे हो। ऐसा तो कोई देश नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक सेंस ऑफ फीलिंग कि हाँ भाई अगर हमारे साथ गलत होगा तो हमें जस्टिस मिलेगी, वो फीलिंग यूपी में आती है। आम आदमी पार्टी में तो कितनी चीज़ें होके चली गई, वो दैट मैन स्टैब्ड दैट गर्ल सो मेनी टाइम्स एंड इतने सारे लोग भी खड़े थे, किसी ने कुछ नहीं किया। दिल्ली में तो वो अपनापन की, हाँ भाई हमारी जो गवर्नमेंट बैठी है वो हमारे लिए कुछ करेगी, वो तो फील दूर दूर की बात है। तो हैंड्स डाउन टू उत्तर प्रदेश। तो मतलब दिल्ली क्यों पे आए, दिल्ली क्यों पढ़ने आई, मतलब अभी क्या कर रही, पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं? मैं देखा जाए तो मेरा मेजर मोटिव यहाँ आना सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्योंकि जैसे कहने वाले होते हैं ना, मम्मी पापा का यही लाइन होती है, पढ़ने वाले बच्चे तो भैया कहीं भी पढ़ लेते हैं। बट मेरा मेजर मोटिव दिल्ली आना है बिकॉज जैसे कहते हैं ना, दिल्ली इज़ द हब ऑफ अ लॉट ऑफ हैपनिंग्स। कि यहाँ पे अगर मैं आई हूँ तो मुझे पता है जो मैं काम करती हूँ मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मेरे को और लोग अप्रोच करेंगे, मैं और ज़्यादा चीज़ों के लिए ओपन होंगी, मैं और ज़्यादा चीज़ों को अपनी आँखों से देखूँगी। तो मेरा दिल्ली आने का मेजर मोटिव है जो मैं काम करती हूँ मैं उसको और ज़्यादा खंगाल के उसके बारे में समझ सकूँ कि किस तरह से दुनिया चल रही है। क्योंकि कहते हैं ना, अपने शहर में रह करके तो सब कुछ अपना लगता है, आपको कुछ अनजान लगेगा ही नहीं। तो बाहर निकले, बहुत सी चीज़ें अभी देखी हैं, बहुत सी चीज़ें और देखना बाकी हैं। तो जो ये करती है, तो इससे रिलेटेड कभी कोई जॉब करी है, कभी कोई काम कर रहा है, कभी कोई सीखने की कोशिश करी है? नहीं, एक्चुअली मैंने सीखने की कोशिश नहीं करी है। काम का अगर मैं कहूँ तो आई वर्कड एज अ न्यूज़ एंकर फॉर अ चैनल कुछ टाइम पहले, बट हाँ शायद उसको भी मैं इस काम पे ना लेके आ पाऊँ। दिस इज़ समथिंग आई डिड डिफरेंटली, दिस इज़ समथिंग आई डिड नॉट नो आई वॉन्टेड टू डू। लेकिन अब मैं जब करती हूँ तो अगर मैंने 2-3 दिन तक वीडियो नहीं अपलोड करी है ना, मेरे दिमाग में वो घूमता रहता है, एक अलग सी टेंशन बनी रहती है। एंड इट्स लाइक भाई लोगों को कुछ प्रेजेंट करना है, लोगों को बताना है, तो वो जो एक सेंस ऑफ डिग्निटी रहती है कि भाई मेरी ये ड्यूटी है लोगों के प्रति। तो थोड़ा काम के बारे में बताओ जो करा था, जो एज अ एंकर काम कर रहा था। तो मतलब क्या काम करो, क्या होता है वहाँ एज अ एंकर? मेरा एंकर बनने पे आपका देखो क्या काम है, जैसे आपका काम है वैसे ही बहुत हद तक मेरा काम था वहाँ पे। मैंने एज एन एंकर काम किया है एंड ऑल्सो मैंने एज समबडी जिसने इंटरव्यू किया हो पॉलिटिशियंस को, 1-2 पॉलिटिशियंस को मैंने इंटरव्यू किया था। सपा और आपकी पार्टी के ही थे वो, तो उनसे बात कर रही थी, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हुआ था जो रिकॉर्ड हो रहा था। बाकी न्यूज़ के बारे में बताना कि कौन सी डेली न्यूज़, डे टू डे न्यूज़, इट वॉज बेसिक जर्नलिज्म।
अच्छा, बेसिक मतलब तो वो मतलब कि छोड़ा क्यों वो काम? मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने उसको पकड़ा ही नहीं था कभी. इट वॉज समथिंग दैट केम माई वे एंड आई वॉज लाइक चलो लेट्स हॉप ऑन टू इट, करके देखते हैं शायद मतलब इट वॉज समथिंग जिसको मैंने सोचा नहीं था कि मुझे बहुत सीरियस होना है उसके प्रति, मैंने मज़े के लिए कर दिया. तो मतलब कुछ ऐसा लगा कि काम करके कि जो मैं सोचती थी ये वो तो नहीं है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं जो सोचती थी एग्जैक्टली वही निकला. मुझे लगता था शायद कुछ और मिलेगा मुझे. मैंने जो सोचा था एग्जैक्टली वही मिला कि भाई हाँ ऐसे ऐसे आप लोगों से मिलोगे, आपको सवाल पूछने आपको जवाब मिलेगा, बस बात खत्म. कैमरा के सामने जाओ, दड़ादड़ बोलते चलो. तो कुछ ऐसा होता है कि जैसे काफ़ी लोगों का ये मतलब न्यूज़ इंटरव्यूज़ में होता है कि जैसे वो फेक होते हैं, जैसे वो स्क्रिप्टेड होते हैं, तो डू यू बिलीव इन दैट? अगर मैं इतना डीपली सच सच बताऊं तो हाँ सच तो है ये. फेक? फेक बहुत सी चीज़ें आपको फेक करनी पड़ती है. एक दो बार तो ये भी हुआ था, जो मेरा इंटरव्यू पर्सनल जो मैंने लिया था उस पर नहीं, एक दो लोग और थे जो ले रहे थे, मेरे साथ और लोग काम कर रहे थे. तो जिनका वो इंटरव्यू लेने आए थे ना, जैसे कोई XYZ पार्टी का बंदा है, उसका इंटरव्यू लेने आए हैं, दैट पर्सन हिमसेल्फ इज टेलिंग कि हाँ भाई आप ये सवाल पूछो, ये करो, ये करो, और मैं उसका जवाब दूंगा. इट वॉज नॉट अस जर्नलिस्ट मेकिंग क्वेश्चंस, इट वॉज देम गिविंग अस क्वेश्चंस कि हम उस पर जवाब दें उनको, जिससे उनकी पार्टी अच्छी लगे. तो ये मैनिपुलेटिव तरीका नहीं है कि क्योंकि ये न्यूज़ चैनल्स सबसे बड़े इंडिया में देखने वाले हैं, जो लोग सारे लोग न्यूज़ चैनल्स पे ही भरोसा करते हैं. तो अगर वही लोग फेक बना दे तो क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को इफेक्ट क्या करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस क्या करता है, न्यूज़ चैनल. जो वो बता रहे हैं वो लोगों के लिए 100% करेक्ट है, पर लेकिन आप एक चैनल प्रमोट करने के मतलब अपनी पार्टी प्रमोट करने के नाम पे आप एक चैनल पे जो पूरी दुनिया देख रही है, जिससे पूरी दुनिया इन्फ्लुएंस हो रही है, वहाँ पे ये सिर्फ अपनी तारीफ़ की बात करना मतलब थोड़ा गलत नहीं है? एक्चुअली यू आर वेरी राइट, बहुत गलत है ये चीज़. लेकिन अब जैसे न्यूज़ चैनल्स को कहा जाता था कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर, लेकिन आई डोंट थिंक अब वो रहा है वैसा कुछ. एंड टू बी ऑनेस्ट अब लोगों को भी ये सब अकल आ चुकी है. ज़्यादातर लोग जिन्हें सच्ची न्यूज़ देखनी होती है ना, वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे भागते हैं रादर दैन न्यूज़ चैनल्स. पर लेकिन मेरे ख्याल से तो ये बड़े बड़े शहर जो हैं ये सब इन्हीं में चलता है, या फिर जैसे हम जैसे लोग जो जिन्हें फ़ोन चलाना आता है, अब जैसे कोई एज्ड बंदा है घर में, या फिर आप कोई थोड़ा लोअर सिटी में चले जाओ, वहाँ उनके लिए सबसे ज़्यादा वही है जो न्यूज़ में आ रहा है. और उन्हें ये बात बताएगा कौन, क्योंकि वो सबसे सारी बात न्यूज़ की मानते हैं, पर उन्हें न्यूज़ में ये कौन बताएगा कि न्यूज़ की बात फेक है? उन्हें शायद कोई नहीं बताएगा, और इसीलिए हमारी सारी चीज़ें ना भारत की इंटरकनेक्टेड हैं. भारत की क्या, हर देश की हैं. जैसे पॉलिटिक्स हो गया, मीडिया हो गया, जनता का रहन सहन हो गया, इवन कंस्ट्रक्शन साइट्स, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है. तो हर चीज़ में ही करप्शन है, हर चीज़ में ही थोड़ा थोड़ा ना, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ये कर देते हैं क्या. तो ये थोड़ा थोड़ा करके पूरा हमारा सिस्टम ही करप्टेड है, एंड ये सबको पता है. बात यही आ जाती है कि आपको अपने दिमाग से चलना है. आप किसी भी चीज़ पे फैक्ट बता रहे हो, खुला बोल रहे हो, आज के टाइम पे आप किसी भी चीज़ पे भरोसा कर ही नहीं सकते, भले ही वो गूगल पे विकीपीडिया क्यों ना हो. क्योंकि कई लोग, जैसे हम लोग जाते हैं गूगल का विकीपीडिया कि भाई वहाँ पे सब कुछ सच मिलेगा. क्यों? लिखने वाला तो कोई बैठा है ना, एंड वो भी अगर धर्म पे आए तो वो भी किसी धर्म को मानता है, पॉलिटिक्स में आए तो वो भी किसी पार्टी को मानता है, वो भी किसी इट इज़ एवरीथिंग इज़ करप्टेड आज के टाइम पे. मैंने काफ़ी वीडियोस देखी तेरी, तो मेरे को एक वीडियो में उस बारे में पूछना चाहूँगा कि जैसे मुझे भी नहीं पता था उस वीडियो में, तेरी वीडियो देख के पता चला कि आदि शंकराचार्य जी के बारे में जो वीडियो थी उस बारे में. तो थोड़ा बताओ उस वीडियो को, और मतलब क्या था वो वीडियो में? मैंने आदि शंकराचार्य जी के लिए वीडियो स्पेसिफिकली बनाई थी, क्योंकि जब मैंने उनके बारे में पढ़ा ना, जब मुझे उनके बारे में पता चला, मुझे भी गलती मेरी भी है कि मुझे भी काफ़ी बाद में जाके पता चला, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है, एंड शायद गिने चुने लोगों को उनके बारे में पता होगा. तो मुझे लगा कि उनके बारे में तो भैया बताना पड़ेगा, काफ़ी बड़ी चीज़ थी. तो अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ आदि शंकराचार्य जी के बारे में, तो मेरे को उनके फादर का नाम नहीं पता है, उनके पेरेंट्स का, बट मैं उनको मेंशन करती हूँ. द थिंग वाज कि उनके जो पेरेंट्स थे, दे कुड नॉट कंसीव, मतलब एक उनको संतान, एक बच्चा नहीं पैदा हो पा रहा था. काफ़ी सालों से वो लोग ट्राई कर रहे थे. तो एक दिन आदि शंकराचार्य जी के फादर के सपने में भोलेनाथ यानी शिव जी आए. तो उन्होंने उनको 2 ऑप्शंस दिए. पहला तो ये कि अगर तुम चाहते हो
तो मैं तुम्हें एक नहीं तुम्हें कई संतान दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि वो थोड़ा मूर्ख निकलेगा, वो किसी काम का नहीं होगा, लेकिन वो पूरी जीवनी जी के जाएगा। या तो दूसरा, एक ऐसी संतान जिस पे बहुत दिमाग होगा, लेकिन वो सिर्फ 32 साल जी पाएगा। तो जो आदि शंकराचार्य जी के फादर थे वो भी एक ऋषि थे, तो उन्हें लगा कि अगर मेरी संतान हमारे संसार के लिए कुछ अच्छा करके जाएगी तो बहुत अच्छी बात होगी। तो उन्होंने ऑप्शन 2 चुना, जिसकी बाद ही आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। अब हमारे धर्म यानी हिंदुइज्म पे उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। वो कैसे कि बात है 8th सेंचुरी की, जब बुद्धिज़्म एक काफ़ी प्रोफाउंड रिलीजन है, वो बहुत ज़्यादा फैलने लग गया था। कई हिंदूज ही थे जो बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने लग गए थे। तो आदि शंकराचार्य जी ही नहीं, कई ऋषियों को भी लगा कि हे भगवान, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा धर्म हर कोई छोड़ देगा और बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेगा। तो आदि शंकराचार्य जी ने ये किया कि उन्होंने पूरे 4 मत यात्रा निकाली। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 4 मत यात्रा इस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह जा कर के, चारों जगह फैल करके लोगों को इन्फ्लुएंस किया, उन्हें याद दिलाया कि हमारा हिंदुइज्म किस तरह से हर धर्म से ज़्यादा अच्छा है, ताकि लोग हमारे धर्म में ही टिके रहें। एंड वो इस चीज़ में सक्सेसफुल भी हुए। जो चारों जगह वो गए, उन चारों जगह के अलग अलग हेड्स बिठा दिए गए, जिन्हें बाद में जाके शंकराचार्य बुलाया गया, लेकिन सबके हेड आदि शंकराचार्य जी थे। ठीक है, तो ऐसे वो लोग जगह जगह गए एंड उन्होंने सबको इन्फ्लुएंस कर लिया। थिंग इज़ कि 8th सेंचुरी में चांसेस वर कि हिंदुइज्म ख़त्म हो जाता और बुद्धिज़्म बन जाता, लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने वो चीज़ होने से रोक दी। तो इट्स अ बिग डील। ठीक है, लेकिन उसके बाद आदि शंकराचार्य जी को ये लगा कि जो बुद्धिज़्म की टीचिंग्स हैं वो हमारे धर्म से मिलती जुलती हैं बहुत हद तक, तो उन्होंने बुद्धिज़्म को हिंदुइज्म का एक पार्ट घोषित कर दिया। तो आज तक बुद्धिज़्म हिंदुइज्म का एक टुकड़ा माना जाता है। तो ये इट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर कल्चर। सो या मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब ऐसा क्यों कि अपना धर्म प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ी आपको, क्योंकि आप नहीं भी कर सकते, मतलब कि न्यूज़ चैनल्स कर सकते हैं और भी लोग हैं, पर कि ये स्टेप क्यों उठाया, मतलब ऐसे कहाँ से लगा कि ये करना चाहिए? तो देखो, एज आई टोल्ड यू, मतलब मैंने इसलिए अपना हिंदुइज्म को प्रमोट करने का मैंने इसीलिए सोचा क्योंकि हमारे खुद के लोग हैं, जो हमारे धर्म के लोग हैं, वो लोग जानते नहीं हैं ज़्यादा अपने बारे में, सच बताऊँ तो। इसीलिए वो लोग कहीं भी चले जाते हैं, वो लोग किसी भी ऐसी प्लेसेस पे चले जाते हैं जहाँ पे उनका कहना है कि भाई बहुत मान्यता है। जैसे दरगाह की बात कर लें, जैसे अजमेर दरगाह की बात कर लें, तो बहुत हिंदू हैं जो बहुत मानते हैं अजमेर दरगाह को, बहुत जाते हैं वहाँ पे। लेकिन उनसे पूछ लो कि कभी काशी विश्वनाथ टेम्पल गए हो या कभी गंगा स्नान करने गए हो? ना जी ना, बड़ा दूर हो जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो ये ड्रामे आने लगते हैं। लेकिन वो लोग दरगाह इतने मन से जाते हैं। अजमेर दरगाह के नीचे कौन लेटे हैं पता है? मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर नहीं पता तो मोइनुद्दीन चिश्ती वॉज हम लोगों ने बुक्स में, हिस्ट्री बुक्स में, जैसे मैंने पढ़ा था, मैंने इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़े कि मोइनुद्दीन चिश्ती वॉज ग्रेट, ही वॉज अ सूफी सेंट हु रोट so many ghazals, so many musics, and he was so great. When I studied it, actually कि भाई बंदे ने क्या ऐसा करा है जो इतना उनका नाम है, इतनी दरगाह पे लोग जाते हैं। When I studied about it, पृथ्वीराज चौहान जी को जानते हो ना? पृथ्वीराज चौहान जी की जो वाइफ थी संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान जी को मारने के बाद संयोगिता जी अपना धर्म नहीं बदलना चाह रही थी। संयोगिता जी के कपड़े उतार के 1000 सैनिकों के बीच में फेंक दिया था उनको, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म बदलने से मना कर दिया था। वो था मोइनुद्दीन चिश्ती। उसने लोगों को बोल रखा था कि तुम अगर 100 हिंदुओं को मार के लाओगे तो तुमको ये इनाम मिलेगा, तुम 1000 हिंदुओं को मार के लाओगे तुमको ये इनाम मिलेगा। आप उस इंसान की दरगाह पे जा कर के उसके सामने अपना सर झुका रहे हो। आप कितने बेवकूफ़ हो जिसने आपके पूर्वजों को ख़त्म करने की एक एक साइकिल शुरू करी कि भाई ख़त्म करो, डर डर मारते चलो। आप उस इंसान के नीचे जाके सर झुका रहे हो। हाउ फूलिश आर यू। तो ऐसे कई ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो मुझे बड़ा ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग लगा था। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो मैं दे सकती हूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे हिंदुइज़्म को प्रमोट करना चाहिए। और हिंदुइज़्म को प्रमोट करने का एक बहुत वैलिड रीज़न है कि कई लोग यहाँ पे बैठे हैं जो हिंदुइज़्म को इरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं। जैसे DMK के लीडर जूनियर स्टालिन, उनका ये कहना था, अभी उन्होंने ये स्टेटमेंट
दिया था, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी कि भाई वी आर टू इरेडिकेट हिंदुइज़्म, इट इज़ नॉट अ वेरी नाइस रिलीजन। एंड ये खाली चीज़ उन्होंने नहीं बोली है, कांग्रेस के कई लीडर्स ने भी ये बात बोली है। तो देखो, अगर आप हमारे धर्म पे आँच लाने की बात करोगे तो हम भी अपना कवच निकाल के खड़े हुए हैं। सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि हाँ भैया बनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम लोग भी क्या हैं। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को उठाऊंगा कि जो अभी G20 हुआ है इंडिया में, तो उसके बारे में वो क्या था, क्यों था, क्या हुआ, मतलब कुछ उस बारे में बताना चाहोगे? तो G20 समिट हम लोग की इतनी हाइप हुई थी भाई, पूरा दिल्ली सज गया। छुट्टी मिली थी 3 दिन की छुट्टी मिल गई हम लोग को, पूरा दिल्ली सज गया। तो G20 समिट वॉज अ बिग डील फॉर इंडिया इन द फर्स्ट प्लेस। एंड G20 समिट ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुआ है, अगर जिनको नहीं पता कि G20 समिट इज़ अ ग्रुप ऑफ 20, अब तो 21 हो गई हैं वैसे, 20 कंट्रीज़ हु मीट एंड हु डिस्कस अबाउट ग्लोबल एस्पेक्ट्स, मतलब बी इट रिलेटेड टू मतलब इन्वायरमेंटल पीसेस एंड एवरीथिंग, बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए ये 20 कंट्रियाँ मिलती थी। अब 21 कंट्रियाँ मिलेंगी बिकॉज तो अफ्रीका को भारत ने ऐड कर लिया। तो G20 समिट का जो हमारे भारत में ये हुई तो बहुत इट वॉज़ अ बिग डील फॉर अस स्पेशली, क्योंकि हम लोग को अपने आप को इतनी सारी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। क्योंकि अगर आप बाहर जाओ और लोगों से पूछो तो देयर मेंटालिटी अबाउट इंडिया, मतलब नॉट एनी मोर बट हाँ कुछ टाइम पहले तक वॉज, ओ यू कम फ्रॉम इंडिया, ओ दैट पुअर कंट्री, what are you calling poor is the country who serves the world's highest population। and मतलब लोगों को पता नहीं है कि हमारे पास इतना सोना है कि इतनी बार लूटा गया वो, और तब भी कम एंड विजिट आवर टेम्पल्स, देयर आर सो मेनी टेम्पल्स जिनकी जो ब्रिक है ना वो तक सोने की लगी हुई है, जिसको आप पुअर कंट्री कह के चले जाते हैं लोग। सो इट वॉज अ ग्रेट डील फॉर अस कि हाँ वो लोग आए, उन्होंने देखा कि आवर इंडिया इज़ सो वेल बिहेव्ड, इज़ सो वेल मैनर्ड एंड वेल मेंटेन्ड, लाइक दे सॉ द मेट्रो कनेक्शंस, दे सॉ यूपीआई कितना ज़्यादा हमारे यहाँ फ्लरिश कर पाया। इतने लोगों ने जैसे वो जो जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर थे वो आए थे, उन्होंने वो सब्जी ली थी उससे, जो फोटो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। सो आई पर्सनली सिटिंग एट माई होम फेल्ट सो प्राउड एंड फेल्ट सो हैप्पी कि सी यूपीआई उन लोगों ने हमें देख करके, क्योंकि अगर आपकी ये करंट अफेयर है हमारा कि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू सर्व यूपीआई, तो इतने ज़्यादा नेशंस जितने भी आए वो लोग हम लोगों से इम्प्रेस हुए, उन्होंने अपने अपने देशों में से अडॉप्ट करने की सोची। सो इट इज़ सच अ बिग डील फॉर अस दैट वी वर फर्स्ट टू इन्वेंट समथिंग सो ह्यूज। एंड खाली इसी की बात नहीं है, कितनी और भी चीज़ें थी। एंड if we talk about Amit Kant, the Sherpa who was considered to be the Sherpa of G20 summit, उनको about I think 178 टॉपिक्स पे उन्होंने सारे देशों को कन्विंस कराया है। सो बहुत सी चीज़ें हैं G20 ने हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई है। सो या दैट्स अबाउट इट। तो अभी एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है और चल रहा था अभी तो, कि इंडिया या फिर भारत, तो व्हाट यू प्रेफर, और इस पे क्या कहना है? इंडिया या भारत? तो आई वेरी विविडली फॉलो आनंद रंगनंथन, तो मेरा यही कहना है कि इंडिया दैट इज़ भारत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी साफ साफ ये लिखा गया है, जिसका मतलब है कि हमारे देश के दोनों नाम हैं, इंडिया भी भारत भी। आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हो। लेकिन अगर मैं अपनी समझ से चलूँ, जो मुझे पर्सनली लगता है कि हमें भारत नाम को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, क्योंकि भारत नाम वॉज गिवन मतलब भारत नाम निकला था राजा भरत के नाम से, और इस बात का उल्लेख महाभारत में करा गया है। और महाभारत हम सबको पता है 5000 साल पुरानी है। तो a name that has been carried down through so many generations should be prioritized according to me. But on the other hand, अगर हम लोग इंडिया को भी चूज़ करें so it's all right, क्योंकि इंडिया नाम दिया गया था रिवर इंडस के नाम पे। कोलंबस ने हमारे देश को ढूंढते ही इंडिया नाम दे दिया था, और जर्मनी में पहली बार इस नाम का उल्लेख हुआ था। सो या आप कोई भी नाम चूज़ कर सकते हो, बट अगेन देयर इज़ नो नेशन विद 2 नेम्स। सो हमारे लिए भी ये बात थोड़ी सी अटपटी है कि भाई आपका ऐसा कैसा देश है कि आपके 2 नाम है, आप अपने नाम, मतलब लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, अदर नेशंस कैन ऑब्जेक्ट, या भाई आप ऐसे कैसे हो कि आपके देश के नाम ही 2 हैं। सो आई थिंक कि भाई एक नाम चूज़ करना चाहिए, एंड आई वुड प्रायोरिटाइज इट टू बी भारत।
तो जैसे जर्मनी के बारे में बात करी, तो एक जर्मनी के अच्छे इन्फ्लुएंसर है ध्रुव राठी। तो वो उन सब वो मतलब आप जैसे जो क्रिएटर्स होते हैं वो उनको हेट करते हैं बिकॉज ऑफ सम हिज पॉइंट ऑफ व्यूज़, क्योंकि उन्होंने बहुत बारी महाभारत रामायण आई डोंट रिमेंबर बट उन्होंने इसको फेक बताया। और ऊपर से वो काफ़ी मतलब वो बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं अभी भी, तो मतलब कुछ कहना है उस पर? ये अगर मीम्स के अकॉर्डिंग चले तो उन्हें जर्मन शेफर्ड बुलाया जाता है। आई डोंट थिंक दैट इज़ रॉन्ग, आई डोंट थिंक इट इज़ करेक्ट ईदर, बट आई डोंट थिंक दैट्स रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट। एंड हाँ, आप महाभारत को, आप रामायण को मिथ कह रहे हो, आप कह रहे हो कि इसका प्रूफ क्या है, आप प्रूफ मांग रहे हो, आप एक बार भारत तो आओ। जर्मनी से बैठे बैठे बातें नहीं होती, यहाँ आओ, किसी भी मंदिर में कदम रखो, डिग इन डीप, डिग कर लो थोड़ा सा, है ना, खोद दो और पता लगा लो वो कितना पुराना है। ठीक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल पे उन्होंने पूछा था कि भाई ये क्या है, भाई मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काशी विश्वनाथ टेम्पल पे अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे चल रहा है, ठीक है, अभी भी चल रहा है, काफ़ी टाइम पे, मतलब आई गेस सितंबर से चल रहा था। सो वहाँ पे बात यही आ रही थी कि अब तो काशी विश्वनाथ टेम्पल के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बना रखी है, ऊपर नहीं, मतलब थोड़ा सा उसके एरिया पे। तो जानना चाहिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर था या ये ज्ञानवापी मंदिर थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने 50% तो अभी प्रूफ कर दिया है कि भैया काशी विश्वनाथ मंदिर था। तो आप क्या चीज़ हो भाई, जर्मनी में बैठे बैठे हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तक ये प्रूफ कर दिया। तो आई एम वेरी प्राउड ऑन द फैक्ट कि हाँ भाई, हमारा जो कल्चर है ना, वो कोई सी बात यही आ जाती है, हमारा सनातन धर्म है, हमारा कोई मज़हब नहीं है। धर्म वो होता है जिसका ना कोई आदि हो ना कोई अंत, और मज़हब वो होता है जो किसी इंसान द्वारा बनाया गया हो। तो जो चीज़ बनाई गई है वो ख़त्म भी होगी ही होगी, और जिसका ना कोई आदि हो ना अंत हो वो तो जीवित ही है। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, तो मैं उस पर चाहता हूँ कि उस पर क्या कहना है। और इतनी आप लोगों को लेकर नफरत होती ना हाजिक साहब, तो फिर नारा ये होता कि अयोध्या तो बस जाकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हमारे 3 बड़े आराध्य देवता हैं। कौन सर? अयोध्या में राम हो गए, मथुरा में कृष्ण हो गए, और ज्ञानवापी में शिव जी हो गए। 3 भगवान हैं। ये कहाँ पूजने जाए? कहाँ जाएंगे? सऊदी अरब तो जाने से रहे, दुबई तो जाने से रहे हाजिक साहब, कहाँ जाएंगे? अपनी ही धरती पर अपने ही प्रभु की आराधना करने के लिए कानूनी लड़ाई। ये बताइए किस मुल्क में ऐसा होता है? मेजॉरिटी बिल्कुल पवित्र तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ रही है कि मुझे अपने मंदिर में अपने भगवान की आराधना करने दो हाजिक साहब। तो गेट इमोशनल एवरी टाइम आई सी दिस। हाँ चलो, वैसे क्या कहना है? मैं बात करना ही शुरू करती हूँ डायरेक्टली। पता है इस चीज़ पे ना इतना वो निकलता है कि एक्चुअली यार हम लोग कुछ भी नहीं मांग रहे। तुम्हारा ये देश भी नहीं है, ये भारत देश है। ये महाभारत में इस देश का उल्लेख किया गया है। महाभारत इज़ अ हिंदू बुक, ठीक है, ये हमारा देश है, तुम लोग का देश भी नहीं है। यू आर इन्वेडर्स, you traveled here, you don't consider it your country, you don't consider us yours। तुम लोग हमें काफिर बुलाते हो, you call us काफिर। काफिर मतलब होता है वो जिसे हम अपना नहीं सकते, वो जो पराया है, और काफिर को जहाँ देखो वहाँ मार दो। तो पता है कुरान में ये लाइन लिखी गई है, मेरे को वो भाषा तो नहीं आती उनकी, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ। वहाँ पे लिखा है कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें जहाँ देखो वहाँ काट डालो। कुरान में ये लिखा हुआ है। मूर्ति पूजा ना क्रिश्चियंस करते हैं ना मुसलमान, मूर्ति पूजा तो हम हिंदू करते हैं, है ना। और एक तो ये मूर्ति पूजा के लिए लोग इतना मजाक उड़ाते हैं कि भाई तुम लोग तो एक मूर्ति की कर रहे हो। हम लोग किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू हैं। हम जब किसी इंसान को भी देखते हैं हम नमस्ते करके ग्रीट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस इंसान के अंदर एक आत्मा है, आत्मा जो परमात्मा से मिलती है, ठीक है। वी एज हिंदूज कंसिडर एवरी ह्यूमन पार्ट ऑफ अ गॉड, ठीक है। दैट इज़ वाई वी उस मूर्ति को ना हम हिंदू इमोशन से अपना मानते हैं। एंड वो मूर्ति इसलिए बिठाई जाती है ताकि हमारे दिमाग में एक कॉन्सेंट्रेशन बना रहे कि हाँ उस चीज़ को देखो और
उसको देख के आराधना करो, उसको देख के मेडिटेट करो, उसको देख के अपनी चीज़ें मांगो, इसीलिए वो मूर्ति पूजन कहते हैं उसको। जो भी हमने अभी तक बात करी, जो तू कंटेंट बनाती है या जो भी ये तुझे लगा, क्योंकि एक रिलीजन सपोर्ट करना और दूसरे रिलीजन को अगर थोड़ा बुरा भी ना ही बताना पर लेकिन एक पे ही फोकस भी करना कि ये ज़्यादा सही है, तो इससे दूसरे रिलीजन वाले भी या दूसरे कुछ भी हो, मतलब जो इस चीज़ को हेट करते हैं वो बहुत बुरा भला बोलते हैं। तो मतलब कि एज अ गर्ल तो थोड़े थ्रेट्स भी आते होंगे, थोड़ा गालियाँ भी पड़ती होंगी, तो मतलब मतलब क्या आती हैं, क्या होता है, और एंड हाउ यू डील विद इट? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट, एंड ये क्वेश्चन ना जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सामने वाले को कितना दिल से बता दूँ कि वो समझ पाए मेरी बात, ये निकलता है। मैं एक ऐसी इसी बात पे मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। तो मेरी मम्मा भी इंस्टाग्राम पे मेरे कमेंट्स पढ़ते हैं। शी वॉज नॉट ऑन इंस्टाग्राम, शी ओनली जॉइंड इट टू वॉच मी। शी डिड नॉट हैव टाइम, वो बेचारी इतनी बिजी रहती थी, तो उन्होंने खाली मुझे देखने के लिए इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, एंड आई सॉ हर क्राइंग while she read some of the comments. क्योंकि you know it's not just because they are not just abusing me, they are abusing my mother, they are abusing my family, they are abusing my community. इतनी चीज़ें आई हैं, इतना चीज़ें बोली हैं। I saw her crying one day and I can't tell you, इतना दिल से बुरा लगा ना कि जो तुम मतलब, और कमेंट भी जो लोग करते हैं ना, तुम लोग हो कौन? तुम्हारे में गट्स नहीं है कि तुम फ़ोन उठा करके कैमरा खोल लो, तुम्हारी शक्ल इतनी गंदी, तुम्हारे पे बुद्धि नहीं, तुम फ़ोन उठा के कैमरा खोल लो, तुम्हारे में इतने गट्स नहीं होंगे। कमेंट्स पीछे बैठ के किचिर किचिर करना, फालतू की चीज़ें लिख देना और सोचना कि भाई हम तो हीरो बन गए, वाओ। तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम सिर्फ किसी की माँ को रुला रहे हो। एंड आई पर्सनली, अगर मेरे को कोई मिले ना, आई डोंट वांट येल एट दैट पर्सन, आई डोंट वांट डू एनीथिंग, आई जस्ट वांट make them sit down and I want to explain it to them कि भाई जो तू बोलता है ना, उससे मुझे शायद फ़र्क पड़े ना पड़े, मेरी माँ बैठ के रो रही थी उस बात पे। सो या ऑफ कोर्स मतलब हाँ, बैक टू नॉर्मल। बहुत से थ्रेट्स आए हैं, बहुत बार थ्रेट्स आए हैं, डेथ थ्रेट्स आए हैं, रेप थ्रेट्स आए हैं, वो तो अनगिनत आए हैं। एंड स्टार्टिंग में ज़्यादा थे, अब तो शायद लोगों को समझ में आ गया कि भाई बंदी डीट है, नहीं हट रही तो अब तो करना बंद कर दिया। स्टार्टिंग में तो बहुत आते थे कि करना बंद कर दे वरना ये कर देंगे, वो तो कर इसे देंगे। पुलिस केस करने का नहीं सोचा था? कर ही नहीं सकते, क्या पुलिस केस करे? मैं एक लौती लड़की नहीं हूँ। इट्स अ बेयर थ्रेट। अगर आप सामने से आकर के बोल रहे हो किसी को, देन या इट्स समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। आप उस इंसान से क्या डर रहे हो जो खुद को नहीं देख सकता है? लेकिन पता थोड़ी ना, एग्जैक्टली पता नहीं है। एक और इंसिडेंट याद आ गया मुझे इस बात से। जब मैं एक्चुअली मेरी यूपी में जब मैं रहती थी, तो मेरे घर से थोड़ा सा पास में गुरुद्वारा है। मैं गुरुद्वारे जा रही थी शाम को, जैसे मेरा रूटीन था कि हर दिन गुरुद्वारे जाना है। समझ लो 1 किलोमीटर दूर, तो मैं पैदल ही जा रही थी। मैं थी, मेरी मम्मा थी, तो मैं थोड़ा सा हट गई, मैं थोड़ा सा आगे चली गई। आई वेंट टू अनदर शॉप एंड शी वॉज गोइंग एंड शी टोल्ड मी देयर वाज अ ब्लैक कार विद ब्लैक मिरर्स, लाइक ना वो जो टिंटेड ग्लासेस थे उसके, एंड दैट कार वॉज फॉलोइंग माई मदर कंटिन्यूसली टिल द गुरुद्वारा. She came out, she was coming back, and that car was again following her. So that is the moment. I mean, उन्होंने नंबर याद कर लिया था. मैंने घर आके उसको सर्च किया and that name was of a Muslim guy. So I was genuinely, that was the point when I was so scared, I can't tell you. I was like, you are not, मैंने मम्मा को, I was like, आप घर से बाहर नहीं जाओगे, you'll not go anywhere, I'll go with you whenever you. So I got so paranoid. But then my mother only explained it to me कि भाई, what you are doing is something not every person has the guts to do. And ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं, तो आप पुलिस में जा कर के क्या ही कर लोगे. पुलिस कौन सा आपको एक 24/7 की ना, आपको कांस्टेबल तो आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा कि हाँ भैया मैडम आपकी सिक्योरिटी में हम हैं. सो आपको जो करना है, आपको अपने बलबूते पे रह कर ही करना है. तो आई फेल्ट इट व्हेन शी सेड इट, एंड मुझे अंदर से बुरा लगा कि यार मेरी चीज़ की वजह से शायद मेरी माँ पे बात आ जाएगी. But my mother is so supportive, and if she'll watch this podcast and I want to tell her, मैं उनके directly नहीं बोल पाती, but
फैक्ट इज़ अगर वो ना होती मैं शायद कुछ भी ना कर पा रही होती. शी इज़ सो सपोर्टिव टू मी, शी इज़ टच वर्ड, शी इज़ सो सपोर्टिव ऑफ मी एंड शी इज़ माई बैकबोन. तो बात मेरे पास यही आती, तुम मैं जितने भी लोग हैं कमेंट्स करते हैं तो मुझे कुछ भी बोल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी माँ पे बात नहीं जानी चाहिए. So I guess that is the end of the podcast. And Nikhil, thank you so much for calling me. And I felt so, actually मुझे इतना डर था, इतनी नर्वस थी मैं, you know that. But the way you comforted me, the way you had the conversation was very easy, very good going. And I wish अगली बार तो मुझे ज़रूर बुलाओ ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ, ताकि मेरी रीच भी ज़्यादा जाए. पैसे भी दूंगा. हाँ, पैसे भी दोगे तुम मुझे. Thank you so much for calling me, and I hope I come again and again and again. Thank you so much. It was a great experience. It was the first time and I'm very excited to post it. Thank you so much.